हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या बोल लो आप वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या है। ठीक है। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक है एन यूनिट वेक्टर। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दिख रहा है यहाँ पे थीटा लिखा है। ओके। और ये एन यूनिट यूनिट वेक्टर हमारा एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। और इसकी लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ है, मतलब लेंथ क्या है? वन है। मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब वन है। ओके। सिंपल सी बातें हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एक रिलेशन है इसके इसके और इसके बीच का। ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वाला। या मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा इंटू में एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? यहाँ चल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन है ये। इसको आपको याद करना है। ओके। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, कभी बोलेंगे कि ये फाइंड करो, एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू। तब आप क्या करोगे? तब आप इसकी वैल्यू निकालोगे। ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूले नोट करो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। बाकी मैं बाद में फिर रिपीट करूंगा जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ओके। इसके अलावा अगर मैं पूछूं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? मतलब कहने का ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबको पता है क्या होता है ना? सबको पता है ये वाली बात तो, कि हाँ इसके इक्वल होता है। अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बताओ। तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हम? इस साइड क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने इधर मैग्नीट्यूड लगाया है, इसमें मैग्नीट्यूड लगाया है, तो मैंने इसके ऊपर भी पूरे पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फिर मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालने पे वही वेक्टर आता है, वही आता है, मतलब सिंपल सी बात। समझ रहे हो? जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका मैं फिर मैग्नीट्यूड निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे और क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा तो एक कोई ना कोई वैल्यू ही तो होगी, मानते हो इस बात को? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हो या ना लगा हो एक ही बात है। फिर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ एन यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर। और हम जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। तो ये क्या आ चुका है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो लेंथ ही होती है, एक मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है ये। तो ये क्या आएगा? बस सिर्फ साइन थीटा इंटू में वन। लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो ये ऐसे फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। बाकी इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ये काम आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो था वो कहाँ गया, वो गायब क्यों हो गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें नहीं है। ओके। इसके अलावा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा? अगर सेम वेक्टर है एंगल जीरो होता है। और अगर मैं जीरो पुट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। मेरे कहने का मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो आती है। मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ क्यों जीरो आती है। फॉर्मूला कहता है जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू होगी इसके इक्वल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बी वेक्टर भी क्या है हमारा? ए वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर ही लिखना पड़ेगा मुझे। फिर इंटू में साइन थीटा। जब दोनों वेक्टर ही सेम है, सेम सेम, तो एंगल क्या होगा इनके बीच का? जीरो होगा, साइन जीरो। इंटू में एन कैप। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो इंटू कुछ भी हो, जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो आ गया।
ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना करना था हमें। कर लोगे ये? मतलब समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था हमने। याद है सब कुछ? इसमें क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता था, है ना? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना? और कब होता था जीरो, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर था बी वेक्टर के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसको इसको कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि ये अलग है वो अलग है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। इसमें क्या है, एन कैप है, यहाँ पे नहीं है। ये क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जो वैल्यू आई है वो वेक्टर आती है। इसमें क्या आता है, स्केलर। ये स्केलर प्रोडक्ट है, हमने लिखा भी था, है ना, ये लिखा भी हुआ है। जो ये वैल्यू आई थी वो क्या थी, एक स्केलर वैल्यू थी। ये वेक्टर वैल्यू है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। कब जीरो होगा, नोट कर लो, इफ एंड ओनली इफ। या तो ए जीरो हो, मतलब ए जीरो वेक्टर हो, या तो बी जीरो वेक्टर हो, या ये इंपॉर्टेंट है, या अगर ये दोनों जीरो नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। समझ रहे हो, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, प्रूफ करो। और गिवन होगा कि ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो नहीं है, बी वेक्टर नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। तो बताओ कैसे पैरेलल प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो हम कह देंगे कि क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको सब कुछ समझ में आएंगी आगे चल के भी। ध्यान से अभी सुन लो बस, इसको नोट कर लो ये क्या कह रहे हैं बस। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस आई जीरो होता है। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज इससे मत होना। इसमें इसमें क्या था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, इसमें वन था, है ना? लेकिन इसमें क्या है, सेम से सेम करने पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे सेम से सेम करने पे वन आ रहा था। ठीक है, टोटली डिफरेंट। और जीरो क्यों आ रहा है, मैंने बता रखा है पहले भी। देखो ये देखो, याद है कुछ? अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे, मतलब करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। मैं कर दूं, देखो मैं कह रहा हूँ कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलने वाला है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फिर आई कैप इंटू में साइन आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो साइन जीरो फिर एन यूनिट वेक्टर। तो ये बताओ, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो आएगा। समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब वेक्टर सेम होते हैं ना तो उनके बीच का एंगल जीरो होता है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। तो इसलिए ना आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के भी जीरो होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। ओके, ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा जब आप डिफरेंट लेते हो, मतलब आई के साथ क्रॉस करवा रहे हो जे को, तब के मिलता है, जे के साथ करवा रहे हो के को, तब आई मिलता है, और के के साथ करवा रहे हो आई को, तब जे मिलता है। तो इसे याद कैसे करें, तो ये तरीका याद करने का, एक आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर लिखना आई फिर जे फिर के। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना उस तरह। तो आई से जे गया, मतलब आई क्रॉस जे किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, के, तो मुझे के मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं जे से जा रहा हूँ के पे, मतलब जे क्रॉस के, तो नेक्स्ट क्या है, आई, तो मुझे आई मिल जाएगा। फिर मैं जा रहा हूँ के से आई पे, मतलब के क्रॉस आई, तो नेक्स्ट क्या है, जे, तो मुझे जे मिल जाएगा। ठीक है, ये कब मिल रहा है, जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं पूछूं आपसे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आप तो बोल दोगे कि सर के होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे, नेक्स्ट क्या है, के। अभी आपने बताया कि अगला वाला देखना है, के। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, के क्रॉस आई क्या होगा, तब बताओ। सॉरी, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे
क्रॉस आई, जे से आई जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा था, लेकिन अब जा रहे हैं हम ऐसे, ऐसे। तो अब नेक्स्ट क्या है, के, लेकिन हमें, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे, इसलिए हम माइनस का के कैप लिखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आई क्रॉस जे तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई के नहीं आएगा, माइनस के आएगा। ओके, ये बात आप याद रखो, ठीक है। सेम ऐसे ही, ऐसे ही सेम टू सेम, जे क्रॉस के आई है ना, अगर मैं पूछूं के क्रॉस जे क्या होगा, तो वापस आप बोलोगे सर के से हम जे पे जा रहे हैं, के ये रहा, जे ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, क्लॉकवाइज ऐसा था, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जा रहे हैं। और हम नेक्स्ट क्या हमारा, आई, तो आई तो आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। ओके, तो नोट कर लो, जे क्रॉस आई हमारा माइनस के होता है, के क्रॉस जे हमारा माइनस का आई होता है, और आई वेक्टर मतलब आई कैप क्रॉस के कैप, आई ये रहा और के ये रहा, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो अगला क्या है जे, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज गए हैं तो माइनस का जे कैप आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ये और ये दिख नहीं रहा, माइनस का जे, ठीक है, दिख गया। इसके बाद ये के कैप लिखा है मैंने, ठीक है, ये आई कैप क्रॉस के कैप लिखा है, और इधर मैंने माइनस का जे कैप लिखा हुआ है, आपको दिख गया होगा। ओके, इसके बाद हमने सब कुछ कर लिया है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होती है, ठीक है, इसको नोट कर लो। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, इसमें हमने सीखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, सेम आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, वो इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाता है, ओके, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इससे पहले मैं कुछ बातें, एक बात और बता दूं, बस एक लास्ट बात है। देखो हमने सीखा है कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये होती है, लेकिन हो सकता है कि हम इससे ए क्रॉस बी वेक्टर ना निकाल पाए, क्योंकि हमें थीटा गिवन ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसकी हेल्प से। अब ये क्या है, देखो, अगर ए वेक्टर हमारे पास कुछ गिवन है, मतलब ए आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर गिवन है हमारे पास ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, तब हमें एक क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं। ऊपर वाली रो में आप आई जे के लिख दोगे, सेकेंड रो में आप ए वन बी वन सी वन, मतलब जो ए वेक्टर था ए वन बी वन सी वन लिखना होगा, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में आपको बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने हैं आई जे के, आई का कोफिशिएंट ए टू है, जे का बी टू है, सी का के टू है, और आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है और आंसर मिल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट, और मैच करते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, आप खुद निकाल लो, ए क्रॉस बी निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या फॉर्मूले ने बताया हमें, इसने बताया आपको कि क्या करना है, पहले तो आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, फर्स्ट रो में आपको आई जे और के लिखना है, सेकेंड रो में ए वेक्टर जो है हमारे पास उसके कोफिशिएंट लिखने हैं आई जे के। आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, यहाँ पे वन आएगा। जे के साथ में क्या है, -7, मतलब माइनस का 7 आएगा। के साथ में क्या है 7, तो 7 आएगा। फिर इसके बाद ए टू बी टू सी टू, मतलब बी वेक्टर का कोफिशिएंट जो कि क्या क्या है 3 है, जे का माइनस का 2 है, और के का कोफिशिएंट 2 है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई कैप -7 इंटू टू, माइनस का 14, फिर -7 इंटू में -2, मतलब माइनस का 14, माइनस माइनस का 14, मतलब प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है। -14 माइनस -14, उसके बाद साइन माइनस लगता है,
सबको बातें पता होगी। फिर हमें जे कैब लिखना है और अंदर में 1 इंटू में 2, 2 माइनस 7 इंटू में 3, 21। ओके, फिर प्लस का के कैब और यहाँ पे 1 इंटू में -2 मतलब माइनस का 2, फिर माइनस -7 इंटू 3 -21 और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 21। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बताओ? -14 + 14 0 है ना, 0 आ गया, 0 आई कैप। फिर -2 माइनस 21 मतलब माइनस का 19, -19 एक बाहर भी माइनस है तो -19 इंटू माइनस प्लस का 19 आएगा मतलब 19 जे कैप। फिर -2 + 21 मतलब प्लस का 19 तो प्लस का 19 के कैप। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें इतना ही करना था। ठीक है, तो हमने क्या निकाला है? हमने वेक्टर तो निकाल लिया, मतलब ए क्रॉस बी निकाल लिया है ना। ए क्रॉस बी क्या आया? ए वेक्टर आ चुका है। लेकिन फाइंड हमें ये नहीं करना था, सिर्फ हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। देखो हमने अभी क्या निकाला है? हमने अभी निकाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि ये रहा। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? पता है कैसे निकालते हैं? सबने सीख रखा है मैग्नीट्यूड निकालना। कोई ऐसा है जो भूल चुका हो तो मैं रिपीट कर दूं। ऐसे निकलता है, बस आपको रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर लिखना होता है। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब करना क्या है हमें? हमें यहाँ पे रूट के अंदर आई के साथ में क्या है? 0, 0 का स्क्वायर लिखना है। कोई फायदा नहीं है लिखने का, 0 का स्क्वायर 0 होता है। जे का कोफिशिएंट 19 है, 19 का स्क्वायर। ठीक है, फिर के का कोफिशिएंट 19 है मतलब 19 का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली बताओ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 19, तो इसकी वैल्यू 19, 19 मतलब 2 टाइम्स 19, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर। ओके, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर मतलब 19 बाहर आ गया और √2 बच गया अंदर। ये हमारा आंसर आ गया। जिनको ये समझ में ना आया हो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक काम कर लो, अब 19 का स्क्वायर ना कॉमन ले लो रूट के अंदर। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे भी कॉमन पूरा आ चुका है 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ये क्या आ चुका है? 2√19 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 2, क्योंकि इस पे स्क्वायर था ये बाहर आ गया और √2 बच गया। ठीक है, ऐसे कर लो। ये आपको मन कर रहा है मैं वैसे करूँ तो 19 का स्क्वायर की वैल्यू पता ही है आपको, इसकी वैल्यू भी पता है, ऐड कर लो फिर रूट निकाल लो, आपको आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। ओके।